जय हिंद डॉक्टर्स। अच्छा, सॉल्व नहीं करे थे ये? देना कॉपी। ऑप्शन नहीं लिख रखे आपने? हो गया था सॉल्व ये? क्या रहा था इसका आंसर? सबका आ गया मतलब? ई सी ए H2 D। ये आपने अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। बिल्कुल सही आ रहा है ये, बिल्कुल सही आ रहा है। बताऊंगा कैसे करा? बता देता हूं। मजेदार तो क्वेश्चन ये वाला है। CBAD, हाँ देखो यार, ऑप्शन अंडू पंडू है इसमें। C-C2 E0, B-B2 E0, A-A2 E0, D-D2। ये देख लेते हैं एक बार। ये मेटल्स हैं ABCDE एंड H2 को अपन को क्या करना है, अरेंज करना है ना। अब आप मुझे बताओ, मेटल्स के केस में एक लाइन याद करवाई थी मैंने आपको, क्या करवाई थी? ऊपर वाली क्या करेगी, नीचे वाली को हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्या है, मोर रिएक्टिव है ना। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लाइन है ऊपर वाली नीचे वाली को हटाती है, तो ऊपर वाली क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, किसी के साथ होनी चाहिए, और नीचे वाली किसके साथ होनी चाहिए? अब आप मुझे बताओ, इसको ऊपर वाली मानू या इसको नीचे वाली? ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में ऊपर वाली नीचे वाली को हटा पा रही है? क्या रिएक्शन हो रही है? अगर रिएक्शन हो रही है मतलब मैं कह सकता हूं ये कहां होगी, ऊपर होगी, और ये कहां होगी, मतलब मैं कह सकता हूं H2 जो है वो कहां है, नीचे, और A कहां है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, ऊपर वाली
क्या नीचे वाली को हटा पा रही है? क्या रिएक्शन हो पा रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये एक्चुअल में कहां होगी? ऊपर होगी। और ये कहां होगी? ये बात समझ में आ रही है? ये ऊपर, ये नीचे, मतलब सी ए से ऊपर। ठीक है, इसको देखते हैं। ऊपर वाली क्या करती है? नीचे वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऊपर वाली नीचे वाली को हटा पा रही है? क्या उसकी जगह बैठ पा रही है? क्या रिएक्शन हो पा रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये ऊपर होगी क्या? अगर होती तो हटा देती, मगर ऊपर नहीं है इसलिए तो नहीं हटा पा रही है। मतलब मैं कह सकता हूं सी कहां है? नीचे है। ई कहां है? ई ऊपर आ गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये अपन ने बना लिया था, है ना? अब इधर आ जाते हैं। ऊपर वाली क्या करती है? नीचे वाली को हटा देती है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऊपर वाली नीचे वाली को हटा पा रही है? उसकी जगह बैठ पा रही है? देखो ना, देखो ना, बैठ गई, है ना? तो अब आप मुझे बताओ ये कहां होगी? ऊपर। ये कहां होगी? नीचे। मतलब डी ऊपर है, डी नीचे है ही नहीं। एक नई सीरीज बनानी पड़ेगी। क्या डी दिख रहा है? क्या बी दिख रहा है? तो एक नई सीरीज बनाओ। डी कहां पर है? ऊपर। बी कहां है? नीचे। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं एक बार। ऊपर वाली क्या करती है? नीचे वाली को हटा दी है ना? नीचे वाली को हटाती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऊपर वाली नीचे वाली को हटा पा रही है? उसकी जगह बैठ पा रही है? क्या रिएक्शन हो पा रही है? तो क्या ये एक्चुअल में ऊपर होगा? ये कहां होगी? ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये कहां है? नीचे। H2 का है ऊपर। मतलब D कहां है? H2 के नीचे। और D कहां है? B के ऊपर है है ना? ये हो गया आंसर। अब आपने क्या बताया था? बिल्कुल सही बताया था, बिल्कुल सही है। अच्छा, उधर का बताना आंसर ए, सी, सी, डी तो है ही नहीं, टमाटर डी कौन सा दिख रहा है आपको? देखते हैं एक बार इधर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजेदार। तीन चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर, तीन चीजें सुनना ध्यान से एक एक करके। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन कौन सा है? मेटल का या नॉन मेटल का? नॉन मेटल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मेटल पर कभी भी माइनस साइन नहीं आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन कह सकते हैं क्वेश्चन किसका है? नॉन मेटल का है। अब नॉन मेटल के केस में याद करो क्या बताया था? नीचे वाली क्या करेगी? हटा देगी और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, इस लाइन में नीचे वाली फ्री होनी चाहिए, किसी के साथ होनी चाहिए? और ऊपर वाली? ये बात समझ में आ रही है? क्या बात है? अब आप मुझे बताओ, नीचे वाली किसको मानू, इसको या उसको? इसको? गलत। सुनना ध्यान से, दो ही ऑप्शन है, या तो इसको मानो या उसको मानो। ये गलत है तो वही होगी। ये देखो यहां पर ध्यान से देखना, लाइन क्या कहती है? नीचे वाली ऊपर वाली को हटाती है, मतलब नीचे वाली फ्री होनी चाहिए। ये फ्री नहीं है, इसके साथ एक कैटायन जुड़ा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा आपको। अगर अपन बात करें ए माइनस, मतलब इसके साथ एक्स कोई प्लस कैटायन होगा। ये बात समझ में आ रही है? जो वहां पर नहीं दिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब किसी के साथ कंबाइंड है, तो इसको क्या मानेंगे? ऊपर। और इसको क्या मानेंगे? नीचे। नीचे वाली ऊपर वाली को हटाती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। तो आप मुझे बताओ, क्या नीचे वाली ऊपर वाली को हटा पा रही है? क्या उसकी जगह बैठ पा रही है? क्या रिएक्शन हो पा रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये एक्चुअल में कहां है? नीचे। और ये कहां है? मतलब बी है नीचे, ए है ऊपर। और आप खुद देखो, अब बी अकेली थी, अब यहां पर कैटायन के साथ है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना? अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूं बी ने ए को हटा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गई। ये बात समझ में आ रही है? और एक को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, जाओ तुम यहां से। अब इधर देखो, इसको नीचे वाली फ्री जो है, नीचे वाली क्या करती है? ऊपर वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में नीचे वाली ऊपर वाली को हटा पा रही है? क्या उसकी जगह बैठ पा रही है? क्या रिएक्शन हो पा रही है? अगर ये नीचे होती तो हटा देती, मतलब ये नीचे नहीं है, मतलब ये कहां है? ऊपर। किसके ऊपर? सी के ऊपर। सी नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो, नीचे वाली
ऊपर वाली को हटा देती है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाती है। अब आप मुझे बताओ, क्या नीचे वाली ऊपर वाली को हटा पा रही है? क्या उसकी जगह बैठ पा रही है? क्या रिएक्शन हो पा रही है? मतलब ये एक्चुअल में कहां है? नीचे है, तभी तो हटा पा रही है। मतलब ए कहां है? नीचे। डी कहां है? ऊपर। ये आ गया डी ऊपर। ये बात समझ में आ रही है? और ये जितनी भी ट्रिक अपन ने लिखी है, ये किस बेसिस पर लिखी है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। जैसे अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिजाइन करी थी, मतलब अपन कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसआरपी बढ़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ, ऊपर वाले का क्या होगा? एसओपी ज्यादा होगा, और नीचे वाले का एसआरपी ज्यादा होगा। अब आप यहां पर देखो, दो पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट यहां पर बताया था इस क्वेश्चन में कि नॉन मेटल का क्वेश्चन है, और दूसरा पॉइंट ये बताया था कि फ्री कौन है और किसी के साथ जुड़ी हुई कौन है। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, सर एक बात बताओ, यहां पर कहीं भी कुछ नहीं कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, मतलब इसको बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानेंगे? बिल्कुल मत मानना, यहां पर बहुत कुछ कह रहा है। सुनो ध्यान से, सुनना। यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। आपके दिमाग में अगर सर यहां तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ना एसआरपी लिखा है ना एसओपी लिखा है, तो इसको बाय डिफॉल्ट आपने कहा था और लिखवाया भी था एसआरपी मानना, पर ऐसा मत करना। यहां देखो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, और मैंने बताया था आपको, जब भी अपन रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, तो अब आप मुझे बताओ सी माइनस कन्वर्ट हो रहा है C2 में, तो अब आप मुझे बताओ यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मतलब यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो पोटेंशियल कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब एसओपी दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है? ये सभी क्या गिवन है? एसओपी गिवन है। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। ठीक है, अच्छा यहां पर देखते हैं, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में? मतलब यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब पोटेंशियल कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, अब अपन को बार बार क्या करना पड़ेगा? एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर गिवन है, किसी में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में आंसर गिवन है। अब आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? सी का। और सबसे ज्यादा एसओपी किसका है? डी का। ठीक है, अब आप देखो एसओपी सबसे ज्यादा किसका है? डी का। उससे कम किसका है? ए का। उससे कम किसका है? बी का। और सबसे कम किसका है? एसओपी सी का। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब ये तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ही टर्म्स में गिवन है ना? क्योंकि यहां पर ये क्या कह रहा है? डी का सबसे कम है। डी का सबसे कम है, जबकि एसओपी डी का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। एसआरपी के टर्म्स में एक बार देख लेते हैं, सबसे ज्यादा एसआरपी किसकी होगी? सी की होगी। सबसे ज्यादा एसआरपी किसकी होगी? सी की। और कह रहा है सबसे ज्यादा एसआरपी सी की, नहीं कह रहा है यहां पर, ये तो सबसे कम कह रहा है। सबसे ज्यादा एसआरपी कह रहा है डी की, जो कि गलत है। यहां पर डी की एसआरपी कह रहा है सबसे ज्यादा है, बल्कि डी की एसओपी सबसे ज्यादा है। सी की एसआरपी सबसे ज्यादा है, देखो सी सबसे नीचे है, इसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, पर यहां पर क्या कह रहा है? सबसे कम है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। समझ में आया? किसको डाउट है तो बोलो। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो जाता। बिल्कुल सही, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करा था ऑप्शन। दो ही ऑप्शन दिए थे, पर फिर भी मैंने इसलिए ऐड कर लिया कि यार ताकि आपको डिफरेंस पता पड़ जाए, है ना? लिख लिया? अब एक काम करना, मॉड्यूल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन बना लेना, है ना? कौन कौन से बनाओगे? बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 5। बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 5। बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 30 टू 41। 30 टू 41। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 41। एक्सरसाइज नंबर 2 में 8 12 31। 8 12 31। एक्सरसाइज नंबर 3 में 7 18 23। 7 18 23।
23। ये बना लेना आप। बिगिनर्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 जो अपन इस चैप्टर का पढ़ेंगे उसमें अपन को पढ़ना क्या है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है। और अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए। गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए अपन ने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ लिए। 2 टॉपिक कौन कौन से पढ़ लिया अपन ने? एक तो पढ़ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा पढ़ लिया अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब अपन शुरू करेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो हेडिंग डालना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो व्हाट इज सेल? हाँ बहुत बढ़िया। अब एक चीज तो समझ में आती है कि व्हाट इज सेल जब भी पूछा जाए तो यही जवाब नहीं देना है केमिस्ट्री में कि इट इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। अब अगर अपन बात करें तो सेल जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के सेल होते हैं। पर भले ही आप कोई सा भी सेल की बात करो वहां पर हमेशा 2 इलेक्ट्रोड्स तो मौजूद होंगी। 2 इलेक्ट्रोड्स आपस में क्या होंगी, कंबाइंड होंगी। तो जिस भी डिवाइस में 2 इलेक्ट्रोड्स कंबाइन होती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब सेल कई टाइप के होते हैं, सेल क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। पर वहां पर आपको डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रोड तो जरूर दिखाई देगी, ठीक है। तो सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल। अब भले ही आप कोई से भी इलेक्ट्रोड की बात करो, आप कोई सी भी इलेक्ट्रोड की बात करो, 2 इलेक्ट्रोड आप क्या कर दो, सिंपली कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। अब आप सेल की भी कोई सी भी सेल की बात कर सकते हो, गैल्वेनिक सेल की बात करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो, कोई से भी सेल की बात करो, वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, 2 इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। और जहां पर भी जिस भी डिवाइस में अपन को 2 इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन नजर आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में। एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें लिखेंगे सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल स्लैश करके लिखना वोल्टेइक सेल। इसका एक और नाम होता है वोल्टेइक सेल, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है VOLTIC, वोल्टेइक सेल। सेकंड कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस सेक्शन में अपन को क्या पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है और नेक्स्ट सेक्शन में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और चैप्टर खत्म, ठीक है। तो हेडिंग लिखो गैल्वेनिक सेल, हेडिंग लिखेंगे गैल्वेनिक सेल, हेडिंग लिखिए गैल्वेनिक सेल। अब इधर सुनते जाना, है ना। अगर गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और ऐसे कई टाइप के गैल्वेनिक सेल होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं दुनिया में जिस जिस डिवाइस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसे अपन क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। तो गैल्वेनिक सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल एक जनरल नाम दे दिया गया उन सभी सेल को जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। अपने सिलेबस में एक बहुत पुराना, बरसों पुराना, बाबा के टाइम वाला एक सेल दे रखा है, दैट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है,
एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल है। डेनियल सेल क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेनियल सेल है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपने सिलेबस में डेनियल सेल की स्टडी गिवन है। अब डेनियल सेल क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल, सिंपलेस्ट एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो गैल्वेनिक सेल का सिंपलेस्ट एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल की भी स्टडी जो अपने सिलेबस में दे रखी है वो सिर्फ सरफेस लेवल पर दे रखी है, डेप्थ में स्टडी नहीं दे रखी है। क्योंकि डेप्थ में अगर अपन पढ़ने जाएंगे तो जो सेल मैकेनिज्म होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहां पर जो सेल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। तो कॉपी पेन की मदद से स्टडी करना किसी सेल की ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अपने सिलेबस में सिंपलेस्ट फॉर्म की स्टडी दे रखी है और उसकी भी स्टडी सिर्फ सरफेस लेवल पर दे रखी है। तो आप खुद सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा सेल को पढ़ना, सेल के मैकेनिज्म को समझना, ठीक है। अब सेल का मैकेनिज्म क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो अपन को यहां पर क्या करनी है? सिर्फ सरफेस लेवल पर ही स्टडी करनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अपन को कौन से एग्जाम्पल की स्टडी करनी है? डेनियल सेल। तो आप मुझे बताओ ये सेल किसने दिया होगा? डेनियल ने दिया होगा, है ना। अच्छा, साथ ही साथ मुझे एक और बात बताओ, डेनियल कौन रहे होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, साइंटिस्ट या केमिस्ट रहे होंगे। और उन्होंने क्या दिया होगा? अपना एक सेल दिया होगा जिसे नाम क्या दे दिया गया? डेनियल सेल। अच्छा, तो एक बात बता दो फिर मुझे, डेनियल सेल क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल है। अब अपन बात कर रहे हैं सेल की, तो डेनियल ने भी सेल बनाने के लिए क्या लिया होगा? 2 इलेक्ट्रोड ली होंगी और उनको क्या करा होगा? कंबाइन करा होगा। तो जो डेनियल ने लिया था वही अपन को लेना पड़ेगा। तो डेनियल ने कौन कौन सी इलेक्ट्रोड ली थी? 2 इलेक्ट्रोड ली थी। कौन कौन सी? जिंक और कॉपर। तो अपन को भी कौन सी इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी? जिंक और कॉपर, ठीक है। तो डेनियल ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करी। एक इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करी जिंक की और दूसरी इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करी कॉपर की। अब याद करो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बताया था। जब भी किसी मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो मेटल रॉड क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड कहलाती है। और जैसे ही मैं उसको उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेनियल ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करी, एक जिंक की और दूसरी कॉपर की। तो डेनियल ने जिंक रॉड ली और उसको ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। फिर डेनियल ने क्या करा? एक कॉपर रॉड ली और उसको CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डेनियल ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रोड का इस तरीके से क्या करा? कंस्ट्रक्शन करा और इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब अपन को इसको पूरा समझना है तो अपने सामने इसका नीट और क्लीन डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर पूरा समझना है, दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर करनी है, तो आपके सामने इसका नीट और क्लीन डायग्राम होना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ऐसे हवा में समझाऊंगा कि देखो देखो जिंक इलेक्ट्रोड, देखो देखो कॉपर इलेक्ट्रोड, कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और मेरे साथ मजबूरी ये है कि मैं बिना डायग्राम के आपको समझा नहीं सकता। पर आपको क्या करना है? जैसा आप करते हुए आए हो, समझ समझ के बनाते रहते हो, आपको समझ समझ के क्या करना है? डायग्राम बनाना है। चालाकी से नहीं बनाना, आप आराम से भी बना सकते हो, है ना। चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपको क्या करना है? समझ समझ के बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूं वो क्यों बना रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर बस मेरे साथ एक दिक्कत है कि मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है। साथ ही साथ इधर उधर फालतू मत देखना, इसको समझना। और मैं एक और चीज बता देता हूं, मैंने अभी आपको बताया अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं। और इसकी स्टडी भी कहां पे दे रखी है? अपने सरफेस लेवल पर पढ़नी है, सरफेस लेवल पर स्टडी दे रखी है। पर अगर सरफेस लेवल की भी बात करूं तो बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने में, 1 घंटा लग जाता है पढ़ने में, है ना। अब कई तो घड़ी देखने लग गए, नहीं घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर समझदार बैच होता है ना तो 55 मिनट भी लगते हैं, और अगर कम समझदार होता है तो 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अब इधर देखो है ना। एक एक चीज बस समझ लेना, एक चीज समझना, मैं जो भी बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से, जो भी समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना, फिर जाके अपना दिमाग लगाना। पहले चीजें सुन लेना, समझ लेना, पूरा मुझे कंप्लीट होने देना, फिर जाके अपना दिमाग लगाना। जैसे ये पूरा कंप्लीट होगा ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आधा आधा करके समझाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टडी होती है इसकी, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा और फिर पूरा एक साथ समझा दूंगा। तो आप क्या करना, अच्छे से सुनना, उसको समझना, फिर जाके दिमाग लगाना। ऐसे नहीं बैठे बैठे अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे भाई हम तो साइंटिस्ट डिक्लेयर हो गए, अब हम डाउट डाउट पूछ सकते हैं सर से, नहीं, है ना, डिक्लेरेशन मत करना। ठीक है। तो अपन यहां पर कंस्ट्रक्शन किसका कर रहे हैं, डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और डेनियल ने क्या ली थी, अभी बना क्यों रहे हो, पहले समझ लो। मैंने क्या कहा था, समझ समझ के बनाना, है ना। एक बार समझ समझ के बनाएंगे ना, पहले इसको समझ लो पूरा अच्छे से। डेनियल ने 2 इलेक्ट्रोड ली थी और 2 इलेक्ट्रोड को क्या करा था, कंबाइन करा था। 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन सी ली थी, जिंक और कॉपर की। अब जिंक इलेक्ट्रोड कैसे कंस्ट्रक्ट करी, जिंक की रॉड ली और इसको किस में डिप कर दिया, ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब आप सब जानते हो ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। तो जिंक रॉड को किस में डिप कर दिया, ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। अब यहां पर किसका कंस्ट्रक्शन करा, कॉपर इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन करा। कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, कॉपर की रॉड लेनी पड़ेगी और कॉपर की रॉड को किस में डिप कर देंगे, CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, मतलब CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, ठीक है। ये CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को पास पास लाके रखूंगा तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, चार्ज का फ्लो होगा, नहीं। मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज लूप बनेगा। तो क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करा गया, जिंक रॉड को कॉपर की रॉड से कंडक्टिंग वायर से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया और बीच में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, गैल्वेनिक सेल नहीं लगाया, गैल्वेनोमीटर है ये, है ना, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। बस अब ये देखो कि दोनों रॉड को किससे कनेक्ट करा, कंडक्टिंग वायर से, और बीच में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को किससे कनेक्ट करा, सॉल्ट ब्रिज से। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर सर्किट कंप्लीट हो गया, क्या क्लोज लूप बन गया। तो जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करा, कनेक्ट कैसे करा, दोनों रॉड को कनेक्ट करा कंडक्टिंग वायर से, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करा सॉल्ट ब्रिज से, यहां पर क्या हुआ, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करके डिफ्लेक्शन देने लग गया। ये बात समझ में आ रही है, ये क्या करने लग गया, जैसे ही सर्किट कंप्लीट करा ये डिफ्लेक्शन देने लग गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये क्या करने लग गया, डिफ्लेक्शन देने लग गया। अब आप मुझे बताओ, इसके डिफ्लेक्शन के लिए क्या मैंने बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा था, नहीं। मैंने तो क्या करा, दोनों इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करी, सर्किट कंप्लीट करा, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट करा यहां पर डिफ्लेक्शन शो होने लग गया। ये बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, करंट का फ्लो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट का यहां पर क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। मतलब मैं कह सकता हूं, जैसे ही अपन ने सर्किट कंप्लीट करा, दोनों इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करा, दोनों मेटल रॉड को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करा और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइन करा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। और ये डिफ्लेक्शन किसके कारण आया, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। किसके कारण आया, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण आया। क्या मैं इसको स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूं, भले मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, ये भी नहीं पता रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, क्या मैं स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज कर सकता हूं। क्या मैंने यहां पर डिफ्लेक्शन लाने के लिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया, ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ सर्किट कंप्लीट करा, ये डिफ्लेक्शन अपने आप शो होने लग गया। मतलब यहां पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये स्पॉन्टेनियस आ रहा है, और किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण आ रहा है।
ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पर अपन ने हेडिंग क्या डाली थी? गैल्वेनिक सेल डाली थी, है ना? तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, डिवाइस इन विच डिवाइस इन विच डिवाइस इन विच गैल्वेनिक सेल क्या होता है? डिवाइस इन विच chemical energy is converted into electrical energy. Device in which chemical energy is converted into electrical energy through spontaneous redox reaction. Through spontaneous redox reaction is known as galvanic cell. Is known as galvanic cell. और यहां पर अपन गैल्वेनिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? डेनियल सेल। तो एग्जाम्पल लिखना गैल्वेनिक सेल का, थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन is known as galvanic cell, is known as galvanic cell. एग्जाम्पल लिखेंगे डेनियल सेल। अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं? डेनियल सेल की स्टडी कर रहे हैं। अब इधर देखो, डेनियल, DANIEL, डेनियल, DANIEL, डेनियल, ठीक है? अब इसको समझते हैं। अब अपन को ये देखना है कि यहां पर डिफ्लेक्शन आया तो कैसे आया, रेडॉक्स रिएक्शन हुई तो कैसे हुई, इसको समझते रहना ढंग से, है ना? इसको समझने के लिए अपन को दो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन जानते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एसआरपी बढ़ेगा या घटेगा? अगर एसआरपी बढ़ेगा मतलब नीचे वाली मेटल्स क्या करेंगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऊपर जाने पे एसओपी बढ़ेगा या घटेगा? मतलब ऊपर वाली क्या करेंगी? ये कॉन्सेप्ट पता है? ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसको समझने के लिए। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, आईयूपीएसी ने फिक्स कर रखा है, फिक्स डिफाइन कर रखा है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोलते हैं। भले ही कोई सा भी सेल उठा लेना दुनिया का, फिजिक्स वाला उठा लेना, केमिस्ट्री वाला उठा लेना, जहां जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और जहां जहां रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोल देंगे अपन? एनोड बोल देंगे। और जहां पर रिडक्शन होगा उसे क्या बोल देंगे? कैथोड बोल देंगे। ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। अब क्या कर रहे हैं अपन? इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगी? सिर्फ हाफ सेल कहलाएगी, है ना? यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल। तो एक इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? हाफ सेल बोलेंगे। दो इलेक्ट्रोड के कारण सेल बनता है तो एक इलेक्ट्रोड के कारण हाफ सेल होगा। मतलब अपन को क्या करना है, अभी आधा आधा करके समझेंगे, है ना? फिर पूरा समझेंगे। तो अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना, उसको भूल जाओ। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान से देखते जाना। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर या नीचे? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन? कॉपर के रिस्पेक्ट में। जिंक कहां आती है? ऊपर। अच्छा, अगर जिंक ऊपर आ रही है तो इसका एसओपी ज्यादा है कम? अगर इसका एसओपी ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन? अगर ये ऑक्सीडेशन करेगी तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का या जिंक आयन का? है, जिंक का होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा? कि यहां पर जो जिंक एटम मौजूद है जिंक रॉड में, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, लॉस करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रॉड पे जो जिंक एटम मौजूद है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे। और ये धीरे धीरे करके आयन कहां पर आते चले जाएंगे? सोल्यूशन में आते चले जाएंगे। ये धीरे धीरे करके आयंस कहां पर आते चले जाएंगे? सोल्यूशन में आते चले जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, इनिशियली ये जो जिंक का सोल्यूशन था, जिंक का जो एक्वस सोल्यूशन था, मतलब ZnSO4 का जो एक्वस सोल्यूशन था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या चार्ज? न्यूट्रल था। मतलब मैं कह सकता हूं जितने Zn+2 के आयंस होंगे उतने ही SO4-2 के आयंस होंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन को ये पता चला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से कि जिंक आती है ऊपर, तो ऊपर वालों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल एटम का होता है। तो मैं कह सकता हूं इस जिंक रॉड पे जितने भी जिंक के एटम होंगे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे। और ये धीरे धीरे करके आयंस कहां पर चले आते जाएंगे?
सोल्यूशन में आते चले जाएंगे। अब आप मुझे बताओ जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, और कहां छोड़ेगा, सोल्यूशन में या इलेक्ट्रोड पे? हाँ, इलेक्ट्रोड पे छोड़ेगा। तो आप मुझे बताओ अगर एक जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अच्छा, अगर एक और जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर एक और जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कहां पे? इलेक्ट्रोड पर। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में आएंगे? रीजन बताया था मैंने आपको। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं एटम्स आयन में कन्वर्ट होंगे और धीरे धीरे करके ये आयंस कहां पर आते चले जाएंगे? सोल्यूशन में आते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, एनोड या कैथोड? क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनिशियली जो सोल्यूशन था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या चार्ज? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जैसे जैसे जिंक आयन सोल्यूशन में आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, ये सोल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इनिशियली क्या थी, न्यूट्रल थी, मेटल रॉड थी। अब यहां पर किसका इकट्ठा होता जा रहा है? कौन इकट्ठा होता जा रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इस इलेक्ट्रोड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर चार्ज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन? नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कह सकता हूं एनोड क्या होगा यहां पर, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात समझ में आ रही है? एनोड कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। सर एक बात बताओ, हमने कहीं फिजिक्स में पढ़ा था या कहीं पढ़ा था कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है? सर आप गलत पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना वो बिल्कुल गलत पढ़ रखा है। गलत क्या पढ़ रखा है? आपको हमेशा ये बताया गया है कि एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल। एनोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। ये बता रखा है आपको। आपको हमेशा क्या बोल दिया जाता है, जहां भी नेगेटिव टर्मिनल दिखे एनोड बोल देना। अरे नहीं, एनोड और कैथोड की तो डेफिनेशन ही अलग है। आईयूपीएससी ने बिल्कुल सेट कर रखा है कि एनोड हमेशा उसको बोलेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड का इससे तो कोई लफड़ा ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव से। थोड़े दिनों बाद एक सेल पढ़ाऊंगा जहां पर एनोड में पॉजिटिव बोल दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। थोड़े दिनों बाद एक सेल पढ़ाऊंगा जहां पर एनोड बोलूंगा पॉजिटिव और कैथोड बोलूंगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं एनोड क्या है कैथोड क्या है, बिल्कुल नहीं करते। डेफिनेशन दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देना। दुनिया का कोई सा भी सेल उठा देना, एनोड वो कहलाएगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड वो कहलाएगा जहां पर रिडक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी आपको कह रहा है कि एनोड नेगेटिव होता है या एनोड पॉजिटिव होता है, बिल्कुल गलत कह रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गया एनोड किसे बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे एनोड। और ये नेगेटिव आने के रीजन जो है वो मैंने अभी आपको बताया। नेगेटिव कैसे आया? मुझे पता है ये सोल्यूशन क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। यहां पर जिंक एटम्स आयन में कन्वर्ट होके सोल्यूशन में आते चले जा रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जिंक एटम जिंक आयन में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो मैं कह सकता हूं इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का ढेर लग रहा है। यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में मौजूद है। तो मैं कह सकता हूं इस इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब एनोड कैसा टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया साइन आया कैसे? क्लियर है बात सभी को? अब इसको भूल जाएंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर या नीचे? नीचे। अगर नीचे तो इसका एसआरपी ज्यादा है एसओपी? अगर इसका एसआरपी ज्यादा तो मुझे एक बात बताइए, रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन? अगर ये रिडक्शन करेगा तो मुझे बताओ रिडक्शन में होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, मेटल या मेटल आयन? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस मौजूद हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
रिड्यूस होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर सोल्यूशन में कौन मौजूद होगा, कॉपर आयंस मौजूद होंगे। अब कॉपर नीचे है मतलब क्या करेगा, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेंगे, मेटल आयंस करेंगे। ठीक है, और याद करो मैंने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, ये जो कॉपर आयंस हैं ये कंटिन्यूअसली यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर स्ट्राइक करते जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे क्या करेंगे, ये स्ट्राइक करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और क्या स्ट्राइक करते करते क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे रिड्यूस होंगे, ऐसे ही ये कॉपर आयन इस पर स्ट्राइक करेगा तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड पे क्या मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और ये क्या करेंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। तो एक बात मुझे आप बताओ, इलेक्ट्रॉन्स क्या कॉपर आयन के पास आएंगे, क्या कॉपर आयन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, ये बात समझ में आती है। इलेक्ट्रॉन कभी भी सोल्यूशन में नहीं आएगा, ये बात समझ में आ रही है। इसलिए ये जो कॉपर आयंस हैं ये कहां पर जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो आप मुझे बताओ अगर एक कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पर आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कॉपर आयन है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर एक और कॉपर आयन आता है इस इलेक्ट्रोड के पास, ये फिर से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ऐसे ही एक और कॉपर आयन आता है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर एटम में रिड्यूस हो जाएगा। और ये कॉपर एटम इस पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अब आप मुझे बताओ इनिशियली ये जो सोल्यूशन था ये क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहां पर कॉपर आयंस भी मौजूद होंगे और SO4-2 आयंस भी मौजूद होंगे, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, और यहां पर हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन हो किसका रहा था, कॉपर आयंस का। और जहां पर रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। मतलब ये कहलाएगी कैथोड। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यहां पर जो कॉपर आयंस मौजूद थे वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो गए। तो आप मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस का पहले के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब आप मुझे बताओ यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर पहले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किसने कर लिया, कॉपर आयंस ने। अब आप मुझे बताओ इस इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 3 कॉपर आयन रिड्यूस होंगे तो मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने कम हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कॉपर जैसे जैसे रिड्यूस होता चला जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती चली जाएगी, डेफिशिएंसी होती चली जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर क्या हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रोड पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोड कौन सा टर्मिनल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कैथोड होता है यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अब यहां पर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन का ढेर लग रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की भारी कमी आ रही है। और अपन ने क्या करा था, सेल को बनाने के लिए सर्किट कंप्लीट करा था। तो मैंने क्या करा था, जिंक रॉड और कॉपर रॉड को किससे कनेक्ट कर दिया था, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया था। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ढेर लग रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी आ रही है। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, हाँ, जिंक से कॉपर या कॉपर से जिंक। अगर मुझे स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है, स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है, तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा, वहां से लेकर कहां तक, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कम। ये बात समझ में आ रही है। अगर स्पॉन्टेनियस फ्लो कराना है मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, जिंक से कॉपर, स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेंगे। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ऐसे, तो करंट फ्लो होगा वैसे, समझ रहे हो ना कैसे, जस्ट ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ऐसे तो बिजली दौड़ेगी ऐसे और ये झटके मारेगा ऐसे ऐसे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर झटके कब मारेगा, जब यहां पर करंट का फ्लो होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्या करंट का फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अब
ये खत्म हो गया क्या? नहीं, अब तो ये शुरू हुआ है, क्योंकि अभी ये आधा पढ़ा और वो आधा पढ़ा। अब साथ साथ पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए पता आपके दिमाग में डाउट क्या आ जाएगा, सर एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ऐसा होगा कि जिंक की रॉड पूरी ऑक्सीडाइज मार जाएगी और इलेक्ट्रॉन का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भारी कमी हो जाएगी? अब जब मन करेगा इलेक्ट्रॉन का, तब वो यहां से टुक 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 करके यहां पर आएगा और कॉपर आयंस को रिड्यूस करेगा। ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये पूरी ऑक्सीडाइज मार जाएगी और जिंक रॉड गायब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा। जैसे ही यहां पर जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होगा, वहां पर कॉपर का आयन रिड्यूस हो चुका होगा। तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, ये क्या होते रहेंगे? साइमल्टेनियसली होंगे। अब ये कैसे होंगे, इसको पूरा समझेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि पहले अपन को क्या करना है, ये समझना है, उसको भूल जाना है। फिर अपन ने ये समझा और उसको भूल गए। अब अपन एक साथ समझेंगे, साथ साथ समझेंगे, ठीक है? इसको देखना। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने पढ़ रखी है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर या नीचे? अगर जिंक ऊपर तो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? और ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल का या मेटल आयन का? मतलब मैं कह सकता हूं जिंक ऊपर है, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिंक एटम क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे और सोल्यूशन में आ जाएंगे। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस क्या कर लेंगे? कैच कर लेंगे और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है? यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा है और कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन कैच करना चाह रहा है। यहां पर जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और ये क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इमेजिन करना, ये क्या करना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा है। ये क्या करना चाह रहा है? कैच करना चाह रहा है। और मैंने इन दोनों को किससे कनेक्ट कर रखा है? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये क्या कर लेगा? यहां पर कैच कर लेगा, तो बेचारा जिंक बाउंड्री पे आउट हो जाएगा। अरे बोलो, है ना? जिंक बाउंड्री पे आउट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया तो कैसे आया? कंडक्टिंग वायर से आया। और जब जब कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब जब कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब तब मैं कह सकता हूं करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं ये क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना। और ये क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन कैच करना। तो जैसे ही यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, साइमल्टेनियसली यहां पर क्या हो चुका होगा? कॉपर आयंस का रिडक्शन हो चुका होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो यहां पर आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराने के लिए, जिंक का ऑक्सीडेशन कराने के लिए, कॉपर का रिडक्शन कराने के लिए, क्या मैंने बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया? नहीं लगाया। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अगर मैं ओवरऑल सेल की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडॉक्स हो रहा है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं यहां पर रिडॉक्स हो रही है, और रिडॉक्स भी कैसी हो रही है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो रिडॉक्स हो रही है ये कहलाती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इधर सुनना ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया था, एक लाइन बोली थी, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना और ये चाहता है इलेक्ट्रॉन कैच करना। अब ये छोड़ रहा है और ये क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। कहां पर होगा? बाउंड्री पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किसके थ्रू हुआ? कंडक्टिंग वायर के थ्रू हुआ। और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराया कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारने लग गया। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, क्या वो एक ही कंटेनर में हो रहा है? अलग अलग कंटेनर में हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। खुद लॉजिकली सोचो, अगर एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता, उसी कंटेनर में रिडक्शन होता, क्या इलेक्ट्रॉन को मौका मिल पाता कंडक्टिंग वायर से फ्लो होने का? नहीं मिल पाता। हाँ, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो जाता, रिडक्शन भी हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर भी हो जाता, पर कभी भी इलेक्ट्रॉन को मौका नहीं मिल पाता कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होने का।
ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए अपन ने क्या कराई, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराई, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिले कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होने का, ताकि यहां पर क्या जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात बता दो मुझे, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्या हुई और कैसे हुई? बाहर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा के? नहीं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण जनरेशन हुआ है। तो मैं कह सकता हूं गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। रिडॉक्स रिएक्शन के कारण मुझे डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी का? कॉपी करो इसको। क्या? इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से आयनाइज कराना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगा रखा है। क्या? छोड़ता रहेगा? आएगी, पहले ये तो कर लो कॉपी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है ना? साथ ही साथ अभी तो सॉल्ट ब्रिज पूरा बचा है ना? ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। अभी तक किसी को डाउट है तो बोलो हाँ। बढ़िया, अच्छी बात है, भूल जाओ। क्या? ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। मेटल के थ्रू तो फ्लो हो ही सकता है। में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ही ना। मेटेलिक कंडक्टर में कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? तो यहां पर अभी बात जो हो रही है ना, यहां पर जो कंडक्शन हो रहा है ये क्या है, मेटल वायर मेटल। मेटल वायर मेटल के बीच में तो कंडक्शन होगा, और यहां पर चार्ज कैरियर क्या कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। पर यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, और यहां पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, आयंस होंगे। बिल्कुल। इसके कारण पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, और दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में आगे बताऊंगा कितना होता है इसका। स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक फिक्स वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट, बताऊंगा कैलकुलेट करके, है ना? हम्म। अरे अभी तो रीजन बताया था यार, अभी उन्होंने पूछा था मेरे से रीजन। हाँ उन्होंने। क्या कर रहे थे उस समय? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी समझाया था। मैंने आपको बोला कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन आयनाइज कराना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर अपन ने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लगा रखा है, सिर्फ यहां पर मैंने सर्किट कंप्लीट करा और ये स्पॉन्टेनियसली होने लग गया जो हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जब भी यहां से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराना होता है ना मेटल से, तो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है एक्सटर्नली, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। बना लिया? ये लिख लेना साथ साथ।
बना लिया। अच्छा अब इधर देखो एक बार, इसको देख लेते हैं एक बार। मैंने यहां पर क्या लिखा है, एनोड और कैथोड लिखा है। एनोड किसको बनाया अपन ने, जिंक इलेक्ट्रोड को। जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनाई, जिंक रॉड को जब अपन ने डिप करा ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, तो एनोड पे क्या है, जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन। कैथोड पे क्या है, कॉपर रॉड डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, मेटल एटम का। ठीक है, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 एक्वस में, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर अपन बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कॉपर आयंस। कितने गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और रिड्यूस हो जाएंगे किसमें, कॉपर एटम में। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और याद करो रिडॉक्स चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करना होता है, तो अपन ऐड कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाएं। मतलब मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनको सिंपली ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसी नजर आएगी, रिडॉक्स जैसी नजर आएगी। तो अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन कैसे मिलेगी, 1+2 करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको सिंपली ऐड कर दूंगा, तो जिंक प्लस कॉपर आयंस गिव्स जिंक आयंस प्लस कॉपर सॉलिड। और अपन जानते हैं यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन कैसी हुई है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हुआ है जिंक से कॉपर, वो किसके थ्रू हुआ है, वायर के थ्रू हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है पर जिंक एटम। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन बात करें, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहां पर कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन हुई, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस नेचर की है, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब यहां पर जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा, उसके बेसिस पर अपन को कुछ ऑब्जर्वेशन से डिड्यूस करनी है। ठीक है, जितनी भी यहां पर अपन ने सेल रिएक्शन पढ़ी है, सेल का जो प्रोसेस पढ़ा है, सेल का जो मैकेनिज्म पढ़ा है, उसके बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस अपन को यहां पर डिड्यूस करनी है। अब सब देखना, एक बार आप ही को जवाब देना, मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, वो एनोड से कैथोड होगा या कैथोड से एनोड होगा, हाँ, कैथोड से एनोड होगा। कहां पे, एक्सटर्नल सर्किट में, ये कहलाएगा एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड होगा, एक्सटर्नल सर्किट में। तो आप मुझे बता सकते हो इंटरनल सर्किट में कैसे होगा। इंटरनल सर्किट का मतलब पता है क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज वाला। मजेदार बात पता है क्या है, आप याद करो, आप कितनों को पीछे छोड़ चुके हो। भले ही आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी आप डायरेक्शन बता सकते हो कि इसके थ्रू करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, बता सकते हो। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो कैथोड से एनोड हो रहा है, तो इंटरनल सर्किट में कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड। मतलब करंट का फ्लो कुछ ऐसे होगा, पक्का। क्या किसी को ऐसा लग रहा है सर, ऐसे होगा क्या, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। भले ही अपन को सॉल्ट ब्रिज नहीं पता, पर फिर भी अपन इंटरनल सर्किट में डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इंटरनल सर्किट में कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड। ठीक है, अच्छा दूसरी ऑब्जर्वेशन, मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन जिंक आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सोल्यूशन में या घट रहा है, एनोड सोल्यूशन में जिंक आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा कैथोड सोल्यूशन में कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन आप ही बताना, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड बढ़ेगा या घटेगा, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा,
घटेगा। ये चीज समझ में आती है, क्योंकि मुझे पता है जिंक एटम्स इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये आयंस सोल्यूशन में टपकते जा रहे हैं। मतलब कह सकता हूं ड्यूरिंग सेल रिएक्शन ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी। इसका मास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन जो मास होगा कॉपर रॉड का वो बढ़ेगा। वो क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर आयंस रिड्यूस होकर एटम में कन्वर्ट होंगे और यहां पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 ऑब्जर्वेशन अपन ने देख ली। मुझे एक बात बताओ, अभी कोई मेरे से डाउट पूछ रहा था, है ना, ये सेल कब तक काम करेगा, कब तक काम करेगा सेल? हाँ, जब तक क्या, ये सेल तब तक काम करेगा जब तक यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होती रहेगी। ये सेल तब तक काम करेगा जब तक यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और रिडॉक्स रिएक्शन कब तक होगी, जब तक यहां पर ऑक्सीडेशन होता रहेगा और वहां पर साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता रहेगा। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक रॉड का। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर आयंस का। मतलब जब तक जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से जाता रहेगा। और जब तक यहां पर कॉपर आयंस का रिडक्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तब तक यहां पर इलेक्ट्रॉन आता रहेगा और ये सेल काम करता रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब देना। अगर मुझे इस सेल की लाइफ स्पैन बढ़ानी है, इसको उम्र दराज बनाना है, तो उम्र दराज बनाने की कंडीशन क्या अप्लाई करूं यहां पर? क्या कह रहे हो, जिंक रॉड पतली लू? अरे मोटी लेने से नुकसान है, महंगी आएगी। सस्ती बनानी है क्या? नहीं, अपन को क्या करनी है, लंबी बनानी है, लंबे समय तक काम करे। तो जिंक को क्या लेनी पड़ेगी, दुबली या मोटी? मोटी। जिंक रॉड को लो मोटा। मोटा लेने से क्या होगा, ज्यादा एटम होंगे, ज्यादा एटम होंगे मतलब लंबे समय तक ऑक्सीडेशन चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, जरूरी थोड़ी ना इसी को मोटे लेने से काम चल जाएगा। कोई रिडक्शन करने के लिए भी तो रेडी होना चाहिए, तभी तो रिडॉक्स होगी। तो मुझे बताओ कॉपर रॉड पतली या मोटी? क्या फर्क पड़ रहा है पतली लो या मोटी, रिडक्शन कॉपर का हो रहा है क्या? सोल्यूशन में कॉपर आयन ज्यादा होने चाहिए। जिंक रॉड से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सॉरी कॉपर रॉड से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि अगर मोटा ले लोगे ना इसको तो महंगी पड़ जाएगी, इसको तो लो बिल्कुल दुबला। पर सोल्यूशन में कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिडक्शन किसका हो रहा है। अगर कॉपर आयंस रहेंगे ही नहीं तो क्या यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कैच कर पाएंगे? मतलब अगर मुझे लाइफ स्पैन इंक्रीज करनी है सेल की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिंक की रॉड लेनी पड़ेगी मोटी और कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग डाल के लिखना, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। ये नहीं लिखा क्या, फटाफट लिखो यार। फटाफट लिखो फटाफट। अब आपके डाउट खत्म हो गए होंगे, सर जिंक रॉड खत्म हुई कुछ टाइम बाद तो क्या होगा? अरे सेल खत्म हो जाएगा और क्या। हाँ कोई पूछ रहा था मेरे से कुछ कुछ यहाँ पर जिंक रॉड के बारे में। कौन पूछ रहा था मेरे से? हाँ आप पूछ रहे थे शायद, जिंक रॉड तो बोलो ना यार। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे आगे बताना था। मैंने कहा था कि अभी आप शांति से सुनो मेरे को, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, और आज कंप्लीट होगा भी नहीं। ठीक है, वो समझ में आ गया। अब जिंक रॉड खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेल बंद हो जाएगा। हेडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन।
अभी एक डाउट और रह गया किसी का। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, फटाफट देखो, फटाफट फटाफट फटाफट। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। ये पेन किसका है यार? ये इसका पेन है? आपको बड़ा पता है। हाँ, लाइन लिखो। पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड in external circuit, electric current will flow from cathode to anode, electric current will flow from cathode to anode in external circuit, and from anode to cathode, and from anode to cathode in internal circuit, and from anode to cathode in इंटरनल सर्किट। अब जहां पर आपने एक्सटर्नल सर्किट लिखा है उसके ऊपर ब्रैकेट में करके लिख देना बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो एग्जामिनर ने आपसे डायरेक्शन पूछा इलेक्ट्रिक करंट का और कुछ भी मेंशन नहीं है कि एक्सटर्नल सर्किट में पूछ रहा है या इंटरनल सर्किट में पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सटर्नल सर्किट के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कैथोड से एनोड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, नहीं एक सेकंड रुको, concentration of zinc ions, concentration of zinc ions in anode solution increases, concentration of zinc ions in anode solution increases, while concentration of copper ions in cathode solution, while concentration of copper ions, while concentration of copper ions in cathode solution decreases. Third point, concentration of copper ions in cathode solution decreases. Third point, during cell reaction, mass of, during cell reaction, mass of, during cell reaction mass of zinc rod decreases, during cell reaction mass of zinc rod decreases, and mass of copper rod increases, and mass of copper rod increases, mass of copper rod increases। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, फेवरेबल कंडीशन टू इंक्रीज लाइफ स्पैन, फेवरेबल कंडीशन टू इंक्रीज लाइफ स्पैन, favorable condition to increase life span, favorable condition to increase lifespan of a cell is, of a cell is, दो कंडीशन लिखेंगे अपन। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन होगी, क्या होगी? जिंक रॉड क्या लेनी पड़ेगी? मोटी लेनी पड़ेगी, है ना? तो मास ऑफ जिंक रॉड
मास ऑफ जिंक रॉड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अगर अपन बात करें कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन कैथोड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन कैथोड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको देखो एक बार इधर देख लो, याद करो जब मैंने शी पढ़ाया था आपको तो वहां पर भी मैंने एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखी थी, है ना। शी जब एनोड की तरह एक्ट करेगी तो उसकी रिएक्शन लिखी थी, उसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखा था। शी जब कैथोड की तरह एक्ट करेगी तो उसकी रिएक्शन भी लिखी थी और उसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखा था। और मैंने ये बताया था कि यहां पर अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख रहे हैं वो नहीं सीख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन को पहचानना सीख रहे हैं, ये चीज मैंने बोली थी। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन को पहचानेंगे कैसे, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, अब यहां पर अपन सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आईयूपीएसी ने जो है वो कन्वेंशन बिल्कुल सेट कर रखा है, फिक्स कर रखा है। आप कोई सी भी किताब खोलकर देख लेना, जब भी आप डेनियल सेल देखोगे तो डायग्राम ऐसा ही नजर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा जिंक होगी, जिंक की रॉड होगी, जिंक का इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्टेड होगा और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड पर हमेशा कॉपर की रॉड कंस्ट्रक्टेड होगी, कॉपर का इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्टेड होगा और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा आपको क्या नजर आएगा, ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आएगा, और राइट हैंड साइड पर आपको हमेशा क्या नजर आएगा, रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा। ये कन्वेंशन आईयूपीएसी ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, बिल्कुल सेट। तो डायग्राम जिस तरीके से बनाएंगे वे उसी तरीके से अपन वैसे ही अपन क्या करेंगे, सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या थी, जिंक की इलेक्ट्रोड थी और यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड पे क्या थी, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, यहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। और बीच में क्या मौजूद है, सॉल्ट ब्रिज। तो रिप्रेजेंट भी कुछ इस तरीके से करेंगे। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जिंक है, राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉपर है, और बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और याद करो मैंने आपको बताया था जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब आप लेफ्ट टू राइट मूव करो तो जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन। और आप खुद देखो सेल में भी जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं इस सिंगल बार की, तो सिंगल बार का मतलब क्या होता है, ये सिंगल बार ये बताता है कि फेज चेंज हुआ है। क्या हुआ है, फेज चेंज हुआ है। अब आप देखो ये सॉलिड फेज है और ये क्या है, एक्वस फेज है। तो जब भी अपन दो अलग अलग फेज को सेपरेट करते हैं तो सिंगल बार से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये जो दो डबल बार नजर आ रहे हैं ये क्या बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। और राइट में क्या है, कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉपर आयन का। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो यहां से आए, ये क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब ये आया कॉपर आयन से, किसमें कन्वर्ट हुए, कॉपर में। तो आप मुझे बताओ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब रिप्रेजेंटेशन में नजर आ रहा है कि कॉपर क्या क्या हुआ है, रिडक्शन। तो देखो ना यार, कॉपर का यहां पर रिडक्शन ही हुआ है। इस तरीके से अपन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बहुत बार क्या होता है, जिंक आयंस लिखे रहते हैं और कभी कभार यहां पर जिंक का सॉल्ट लिखा रहता है। ये बात समझ में आ रही है। तो Zn+2 को अपन ZnSO4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉपर आयंस को अपन USO4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं दे नहीं रखी है। ये जो सॉल्ट ब्रिज होगा ना, सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ उसको लिखा जाता है जिसको सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। और ये एक्सपीरियंस से आया है। मतलब अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना बहुत सारे सेल्स के रिप्रेजेंटेशन को तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी।
सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ उसको लिखा जाएगा जिसको सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब आप मुझे बताओ सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किसको कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रहा है ZnSO4 को और CuSO4 को, और ZnSO4 से कौन से आयंस मिलेंगे, Zn+2, CuSO4 से कौन से आयंस मिलेंगे, Cu+2। ये बात समझ में आ रही है। अब एग्जामिनर पता है क्या करता है, यहां पर एग्जामिनर एक वैरायटी के क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या दे देगा, एक सेल रिएक्शन दे देगा। अभी अपन ने सेल रिएक्शन लिखी थी इसकी, है ना, सेल रिएक्शन दे देगा और वो बोलेगा कि इस सेल रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन पता लगाना है। अब सेल को रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेथड होते हैं। अब अपने लिए तो पॉसिबल नहीं है कि अपन हंड्रेड्स ऑफ मेथड पढ़े, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑड वन आउट करेंगे। अपन ये नहीं देखेंगे कि कौन सा सही है, अपन ये देखेंगे कि कौन सा गलत है और उसको एलिमिनेट करते चले जाएंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, आपको क्या करना है, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट में क्या होता है, रिडक्शन। तो ये चेक करना है कि जो सेल रिएक्शन आपको दे रखी है वहां पर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्या वो यहां पर मौजूद है या नहीं है, सेल रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हुआ है, सेल रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हुआ है वो यहां पर मौजूद है या नहीं है। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ उसको लिखा गया है या नहीं है, जिसको सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं शी के रिप्रेजेंटेशन की, शी के रिप्रेजेंटेशन की, शी को जब अपन ने एनोड का रिप्रेजेंटेशन दिया था, जहां पर शी का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, तो याद करो यहां पर प्लेटिनम लिखा गया था, फिर एक बार लगाकर क्या लिखा गया था, ऑक्सीडेशन कराया गया था, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा था, H+ में कन्वर्ट हो रहा था। तो बहुत बार ऐसे ऐसे एलिमेंट्स नजर आएंगे जो आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार ये प्लेटिनम लिखा गया है तो क्यों लिखा गया, क्योंकि सेल रिएक्शन में ये नहीं लिखा होगा कि उसने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है सेल को बनाने के लिए। हो सकता है प्लेटिनम लिख दे, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लेटिनम यहां पर लिखा जाएगा और एक्सट्रीम एंड पे लिखा जाएगा, शी वाले आप उसमें देखना। और अभी अपन आगे भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अलग अलग तरीके रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अपन। पर जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 या 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो अपन को क्या करना है, गलत हटाना है, आखिरी में जो बचेगा ना वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो अपन कौन सा सेल पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का सिंपल एग्जांपल कौन सा पढ़ा अपन ने, डेनियल सेल। अब ये जो डेनियल थे ना, ये बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा करीब थे, मतलब बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा गरीब थे कि इनके पास जिंक की रॉड लेने के रुपए नहीं थे और कॉपर के रॉड खरीदने के रुपए नहीं थे, इतने ज्यादा गरीब थे। ना ही इनके पास ZnSO4 का सोल्यूशन बनाने के लिए रुपए थे, ना ही CuSO4 सोल्यूशन बनाने के रुपए थे। तो अब आप मुझे बताओ ये डेनियल ने जो सेल बनाया होगा वो कैसे बनाया होगा, चुराएगा कैसे यार, बनाना खुद को है, कोई और बना के बैठा होगा तो फिर अपना नाम थोड़ा ना लगाएगा वहां पर। हाँ, लोन लेना पड़ेगा उसको, है ना, क्या लिया होगा उसने, लोन लिया होगा। तो उसने क्या करा, जब ये सेल बनाया उसको बनाने के लिए लोन लिया उसने, किससे लिया होगा, किसी से भी लिया होगा, पता नहीं यार, आप श्योरिटी से बोल सकते हो क्या, बैंक से लिया था लोन, है ना। सुनो इधर, एल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और एनोड यहां पे कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। पूरा कन्वेंशन याद हो गया, लेफ्ट में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे। एनोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे राइट के बारे में पता लगा लोगे, राइट पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पे। कैथोड कैसा टर्मिनल, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट याद हो जाएगा अब, है ना। सर बस यही याद करना था तो यही याद करा देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि कैसे सेल काम कर रहा है, पूछेगा कि सेल कैसे काम कर रहा है, नहीं पूछेगा। अल्टीमेटली याद क्या रखना था, ये और ये सेल रिप्रेजेंटेशन। और याद करो बचपन में ABCD पढ़ा होगा आपने, A फॉर क्या होता है, B फॉर, आपको कहां तक आता होगा, C फॉर क्या होता है, और D फॉर दबा हुआ एप्पल। अभी इधर देखो, मेरे को पूरा Z तक पता है, आप है ना अभी बच्चे हो, इधर देख लो, पढ़ लो यहाँ पर,
ये जो एप्पल वेप्पल है ना, ये बचपन में सीखा था। अब देखो खुद को, देखो बड़े हो चुके हो आप। ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर, ये याद रखो। पता नहीं एप्पल, बड़ा एप्पल, छोटा एप्पल। कॉपी करो इसको। वो तो होना ही था। लिख लिया। बीबी वन में किसी को डाउट है क्या? बीबी वन में किसी को डाउट है तो बोलो। बीबी वन में किसी को डाउट है तो बोलो। है क्या? नेक्स्ट क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।